करेंगे, कौन से ऐसे बिंदु हैं जिस पे दोनों अमेरिका और ईरान बात करने के लिए तैयार हो जाएं। देखिए, यही इसीलिए शायद 4 ऐसी कंट्रीज को चुना गया जिनका, हालांकि सऊदी अरेबिया का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, उनके ऊपर तो बमबारी भी हो रही है, आज भारी बमबारी भी हुई है उनके सुल्तान एयरबेस पे। ये जो 3 कंट्रीज ऐसी हैं कि हो सकता है कि उनको लगता है कि कोई ऐसा एक न्यूट्रल, एक ऐसा ऐसा फ्रेमवर्क तैयार हो सके जिससे ईरान तैयार हो जाए कि चलिए अब हम बात करते हैं। मेरे ख्याल से इसलिए इन कंट्रीज को एक इतना बड़ा मैंडेट दिया गया है अमेरिका की तरफ से। जी। लेकिन ये बताइए, मैं समझना चाह रहा हूं कि इसका मतलब वहां बातचीत के टेबल पे अगर ईरान की नुमाइंदगी नहीं है। सामान का नुकसान हुआ लेकिन कोई इंसानी जान नहीं गई। इस बीच इस्राएल की एम्बुलेंस सेवा मगेन डेविड अडोम एमडीए ने बताया कि एक मिसाइल हमले में तेल अवीव में एक 52 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। एमडीए के प्रवक्ता ने बताया कि शहर के एक और जगह पर 2 लोग घायल हुए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक मिसाइल में क्लस्टर बॉम्ब वॉरहेड था जिसके छोटे छोटे बॉम्ब्स बड़े इलाके में फैल गए। इस्राइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि उन्होंने शुक्रवार रात ईरान से छुड़ी गई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है और लोगों को सुरक्षित जगह में रहने का निर्देश दिया है। दोस्तों, जिस अमेरिकी बेस पर हमला किया गया है जिसमें 12 लोग घायल हैं और गंभीर रूप से घायल हैं, इनमें से हम नहीं जानते कितने बच पाएंगे। CNN क्या कह रहा है? यूएस ट्रूप्स इंजर्ड इन इरानियन अटैक, कैजुअलिटीज नंबर अनक्लियर। सरल शब्दों में कहा जाए, यहां पर कहा जा रहा है कि बड़ी तादाद में अमेरिकी सैनिक घायल हो गए हैं। अब जो ऑफिशियल जो स्टेटमेंट आया है पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, उसमें ऐसा कहना, और इसमें टर्की का भी स्टेटमेंट आया है, दोनों का यह कहना है कि ये 4 फॉरेन मिनिस्टर्स मिलके कोई एक डिप्लोमेसी के लिए कोई एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि हम ईरान से बातचीत कर रहे हैं और ईरान बार बार उस बात को खारिज कर रहा है कि हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है, उसके बाद उन्होंने 15 पॉइंट का एजेंडा भेजा, जिसके पलट में ईरान ने 5 पॉइंट का एजेंडा भेजा। बहरहाल कोई बातचीत होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। अब ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने थक हार के डिसाइड कर लिया है कि अब ये डिप्लोमेसी वाला मामला जो है इसको हम आउटसोर्स कर देते हैं। यानी क्योंकि पहले खबर आ रही थी, पहले शुरू में आया था जेरेड कुशनर और विटकॉफ जाएंगे, फिर वो ऐतराज हुआ कि ये दोनों लोग। नंबर 1, मिसाइल्स प्लस ड्रोन्स। ईरान की मदद से हौथीज के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और सुसाइड ड्रोन्स हैं जिनकी रेंज करीब 2000 से 2500 किलोमीटर तक मानी जाती है। यानी ये रेड सी, गल्फ, मिडल ईस्ट और इसराइल तक हिट कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पास एंटी शिप कैपेबिलिटी है। हौथीज दुनिया का पहला ग्रुप है जिसने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल को रियल कॉम्बैट में इस्तेमाल किया है। इसके अलावा उनके पास एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स और स्वॉर्म ड्रोन्स हैं। आपके जहन में सवाल, इसका असर क्या होता है? क्या होता है इसका इंपैक्ट? तो गौर फरमाएं। शिप्स को रूट बदलना पड़ेगा सुएज अवॉइड करते हुए, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाती है, ऑयल एंड फ्रेट प्राइसेस ऊपर जाते हैं, यूएस नेवी को लगातार डिफेंस मोड में रहना पड़ता है। और दोस्तों, ईरान जो ये जंग लड़ रहा है ना, इसमें सिर्फ हौथीज के प्रवेश की बात नहीं की जानी चाहिए। इस वक्त जो पूरा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है जिसमें हिजबुल्लाह है, ईरान इस युद्ध में अपनी स्ट्रेटेजिक समझ के साथ उतरा है। ईरान यूएई पर केवल इसलिए बमबारी नहीं कर रहा कि इसके सैनिक अड्डों का इस्तेमाल उसके खिलाफ हुआ। ईरान के इस सूत्र ने तेहरान टाइम्स से कहा कि यूएई खाड़ी के देशों में इसराइल का अड्डा है। यहां से ओमान जैसे देश पर चोरी छिपे हमला होता है ताकि इल्जाम ईरान पर आए। ईरान ने यूएई पर अमेरिका और इसराइल के साथ खुफिया जानकारी साझा करने के आरोप लगाए हैं। अगर इसमें दम है तो इसका मतलब है खाड़ी के देशों में जब तक ईरान और इसराइल के बीच टकराव की संभावना रहेगी, युद्ध होता रहेगा, यूएई में शांति नहीं रहेगी। दुबई जैसे शहर को न्यूट्रल शहर मानने वालों को फिर से इस शहर के भविष्य के बारे में सोच लेना होगा। 27 मार्च को फाइनेंशियल टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट की 2 अलग अलग रिपोर्ट एक ही बात की तरफ इशारा करती है। इनके अनुसार सऊदी अरब और संयुक्त कर रहा है कि हमला कभी भी हो सकता है, इसीलिए तैनाती की जा रही है ताकि ईरान पर दबाव बढ़े।
ईरान के इर्द गिर्द तैनाती तो कई महीनों से की जा रही थी। क्या उसके दबाव में आकर ईरान ने अमेरिका से डील कर ली? वो तो पहले ही बातचीत की मेज पर ऑफर दे रहा था। तो इस वक्त केवल खबरें आ रही हैं, प्लांट हो रहे हैं, मगर युद्ध नहीं रुक रहा। रॉयटर्स की यह रिपोर्ट बताती है कि इस्राइल किस तरह से ईरान की लीडरशिप को टारगेट करने के प्लान पर काम कर रहा है ताकि बातचीत ही ना हो। इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने अमेरिका से अपील की और अमेरिका ने इस्राइल से कहा अभी ईरान के विदेश मंत्री अराकची और संसद के स्पीकर को कुछ समय के लिए हिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। इस रिपोर्ट के अगले ही दिन इस्राइल की सेना के प्रवक्ता का बयान आया कि ईरान के नेताओं की हत्याओं की कार्रवाई जारी रहेगी। खुलकर सब कहा जा रहा है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को औपचारिक रूप से इस रिपोर्ट के बारे में बताया। जंग नहीं होगी यमन की, जो अभी तक लागू। चलिए, ये ठीक है, मैं समझ गया। आपने काफी उसकी ताकत जो है उसके बारे में बताया कि भाई हूती की कितनी ताकत है और हूती किस तरह से इस पूरे जंग को एक नए मोड़ पे ले जा सकती। मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि आपको क्या लगता है कि यमन यानी हूती के आने से आप कह रहे हैं ईरान की ताकत दुगनी हुई है, क्या ये प्रेशर अब अमेरिका पर है? और 6 अप्रैल को जब ट्रंप की डेडलाइन खत्म होगी और वो पता लगेगा कि वो बातचीत ईरान और अमेरिका की जो है उसमें कोई हल निकला नहीं निकला, मान लीजिए हल नहीं निकला, बातचीत टूट गई, तो फिर आगे क्या है? हूती और ईरान, और इधर हिजबुल्लाह, उधर इराक, उधर सीरिया के बहुत से रेसिस्टेंस ग्रुप जो ईरान के साथ हैं, क्या फिर ये एक रीजनल वॉर है? रीजनल वॉर है, और ये क्या रीजनल वॉर में आग लगी तो फिर तीसरा विश्व युद्ध की नौबत आ जाएगी अप्रैल के बाद? आने हैं सऊदी अरब में बहुत बड़ा हमला हुआ है, कई उनके हवाई जहाज जो रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं वो ध्वस्त हो गए, सैनिक बड़ी तादाद में पहली बार हताहत हुए, कुवैत पे हमला हुआ है, और सबसे जो चौंकाने वाला हमला मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि समंदर के अंदर पर्शियन गल्फ में 6 वेसल्स यानी 6 शिप्स यूएस की, उस पे बम्बार्डमेंट हुआ है, मिसाइली हमला हुआ है, और बता रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जो नेवी मैन है, जो सेलर्स हैं नौसेना के अमेरिका के, वो हताहत हुए। ये जो एकदम से तेजी से हमला हुआ है अमरेश जी, क्या वजह है और आपके पास क्या जानकारी है कि कितने बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ है अमेरिका को? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक हमला था। अभी पूरी खबर भी नहीं आई है, लेकिन मेरे पास जो सारी सूचनाएं हैं उसके हिसाब से ये जो आप कह रहे हैं वो नेवी शिप्स पे नहीं, लॉन्चिंग पैड्स पे हमला कर दिया। यानी दुबई में एक एयरबेस पर अमेरिकी जहाज उतर रहे थे, रिफ्यूलिंग करा रहे थे, वहां पर सैनिक थे और वहां से हमले हो रहे थे, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ भी कर रहे थे। तो एक बड़ा हमला सऊदी अरब पर भी हुआ है, सऊदी अरब भी घबराया हुआ है इस वक्त। अब दोस्तों, ये जो हमले आज के हुए हैं, आज सुबह से दोपहर तक, इसमें ईरान की इस्लामिक सेना का जो टारगेट है वो कोस्ट लाइन है, जो बंदरगाह पे समुद्री तट पर, चाहे वो दुबई का समुद्री तट हो, कतर का समुद्री तट हो, बहरीन का हो या फिर कतर का हो, समंदर के तट के किनारे ये ज़्यादातर हमले हुए। उसकी वजह ये है कि ईरान को लगता है कि देर सवेर 6 अप्रैल को जब बातचीत टूटेगी या टूट सकती है अमेरिका के साथ, तो इन्हीं बंदरगाहों से, यहीं से अमेरिका के कमांडो लॉन्च होंगे, ईरान की तरफ बढ़ेंगे ज़मीनी हमले करने के लिए, ज़मीनी जंग करने के लिए, या फिर खार्ग जैसे आइलैंड या अबू आइलैंड, इन पर कब्जा करने के लिए। बच्चों की फिल्मों के बारे में ईरान के फिल्मकारों की महारत मानी जाती है। चिल्ड्रन ऑफ हेवन, वेयर इज द फ्रेंड्स हाउस, द कलर ऑफ पैराडाइज, द वाइट बलून। उसी देश में स्कूली बच्चियों की मौत हुई, लेकिन कहीं से कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं आई जो इस अपराध के जुल्म को ठीक से बयान करती हो। इसकी जगह बच्चियों की तस्वीरों, उनके स्कूल बैग, किताबों या एआई तस्वीरों से जज्बात को उभारा जा रहा है। ईरान की तरफ से बार बार एआई से बनाए गए वीडियो जारी किए जा रहे हैं। किस तरह से ट्रंप हमला करने वाले हैं और किस तरह से ट्रंप के हमले का जवाब दिया जाएगा, इनमें बहादुरी को वर्चुअल बनाया जा रहा है। इन सभी कहानियों पर आप देखेंगे सरकार का ही कंट्रोल है। ईरान के विदेश मंत्री या ईरान का दूतावास इन्हें जारी करता है, ईरान का मीडिया भी। ईरान की सड़कों पर घूम रहा कोई पत्रकार नहीं। मुमकिन है ईरान के भीतर